This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आज दिन है रविवार का और हर हफ्ते रविवार को मैं आपकी अपनी पापिया लेकर आऊंगी कागज नगर की ताजा खबरों के साथ साथ इस हफ्ते की टॉप गर्मा गर्म पॉलिटिकल स्टोरी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डबल बेडरूम की निकली लॉटरी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किरण कुमार रेड्डी। सरकारी बॉयज हॉस्टल का एनुअल डे, पौधों की नर्सरी हटाने की मांग, युवाओं को मिले क्रिकेट बैट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डबल बेडरूम स्कीम की एक और लॉट पूरी हुई। कल कागज नगर के हर वार्ड में डबल बेडरूम स्कीम के लकी ड्रॉ निकाले गए। हजारों लोगों ने तेलंगाना सरकार द्वारा बनाए गए डबल बेडरूम फ्लैट के लिए अप्लाई किया था। कल हर वार्ड में कागज नगर म्युनिसिपल अफसरों ने लकी ड्रॉ का आयोजन करके करीब 216 लोगों को सरकारी मकान दिए। नए मकान मिलने पर लोगों ने विधायक कोनेरू कोनप्पा और मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री रहे नल्लारी किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि किरण कुमार रेड्डी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की राजनीति में भाजपा को एक कड़क नेता मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि किरण कुमार रेड्डी के सीएम रहते कई बार ओवैसी भाइयों को धार्मिक हिंसा भड़काने के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी थी। किरण का कार्यकाल पूरा होते ही आंध्र प्रदेश के टुकड़े हो गए और तेलंगाना अलग राज्य बना था। पूरे देश में स्कूलों का सेशन खत्म होने वाला है। ऐसे में हर स्कूल अपने एनुअल डे की तैयारियों में लगा है। कहीं एनुअल डे का कार्यक्रम हो चुका है तो कहीं होने वाला है। कल कागज नगर के सरकारी स्कूल ज्योतिबा फूले बॉयज हॉस्टल में एनुअल डे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एडिशनल कलेक्टर चाहत वाजपेयी जी पहुंची। बच्चों के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर कलेक्टर साहिबा ने सभी का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चों ने ढेर सारे सांस्कृतिक और आधुनिक चीजें पेश की। कागज नगर के ग्रामीण क्षेत्र भूपालपट्टनम गांव में एक नया विवाद शुरू हो गया है। ये सभी गांव वाले गांव में मौजूद सरकारी स्कूल के पास जमा हो गए हैं। इनका कहना है कि कुछ दिनों पहले यहां सरकारी नर्सरी सैंक्शन किया गया था, लेकिन खुशबूदार सुंदर पौधे अपने साथ साथ जानलेवा सांप बिच्छू भी ले आए हैं। अब आए दिन स्कूल जाते समय बच्चों का सामना इन सांप बिच्छुओं से हो जाता है। ऐसे में इस नर्सरी को यहां से हटाने की मांग गांव में जोरदार रूप से लोग कर रहे हैं। जब तक नर्सरी नहीं हटेगी तब तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा फैसला गांव वालों ने किया। प्रशासन भी इस मामले में एक्शन लेने की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए खेल कूद जरूरी है। ऐसे में इस गांव के युवाओं को खेल कूद के लिए प्रेरित करते हुए युवा नेता अमित कुमार बिस्वास ने युवकों को क्रिकेट बैट बांटने का काम किया। कल युवाओं को स्थानीय दुकान पर बुलाकर अमित ने सभी को क्रिकेट से जुड़े बैट, बॉल इत्यादि सामग्रियां बांटी। इसके बाद युवाओं ने उत्साह दिखाते हुए अमित को धन्यवाद दिया और मन लगाकर खेलने की इच्छा भी प्रकट की। अब आते हैं आज के रविवार विशेष पर। आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक एक्सपर्ट कौशिक जी। दोस्तों, आज जहां तहां दिल्ली शराब घोटाले के चर्चे चल रहे हैं। कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अरेस्ट होते दिख रहे हैं, तो वहीं कहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो आइए जुड़ते हैं कौशिक जी से, जानते हैं क्या कहना है उनका इस मामले में। तो कौशिक जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये है कि क्या है पूरा मामला? क्यों इतने सारे बड़े बड़े नाम इस घोटाले में शामिल है? पूरी घटना बताएं। धन्यवाद पापी, आपने शो में शामिल करने के लिए और लोकल टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार मेरी ओर से।
आपके जैसा पहला सवाल आपने पूछा, शॉर्ट में आपको जवाब दे दूं। मान लीजिए कि दिल्ली में जितने भी सरकारी ठेके हैं, मतलब शराब बेचे जाते हैं जिन दुकानों में, इन ठेकों में जो है शराब बिक रही है, और एक शराब की बोतल बेचने पे, मान लीजिए ऐसा, एक शराब की बोतल बेचने पे दिल्ली सरकार 70 रुपये कमाती है और जो वेंडर है वो 30 रुपये कमाता है। तो 70-30 का रेशियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 70 और 30 रुपए वाला रेशियो है, इसमें जो है दिल्ली सरकार ने चेंजेस कर दिए थे। क्या कर दिए थे? दिल्ली सरकार जो 70 रुपये कमा रही थी एक बॉटल पे, उसको इन्होंने कम करके 50 कर दिया, और जो वेंडर 30 रुपये कमा रहा था, इसको बढ़ा करके इन्होंने यहाँ 50 कर दिया। वही 100 रुपये जो है अब दिल्ली सरकार को कम मिलेंगे मुनाफा, और शराब ठेकेदार को ज़्यादा मिलेंगे मुनाफा। यही जो है दिल्ली में किया गया। अच्छा, घोटाला इसलिए क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि देखिए, हर स्टेट अपने तरह से मतलब स्वतंत्र है कोई भी डिसीजन लेने में, लेकिन सरकारी तंत्र जो है, ये ऐसा संविधान में जैसा लिखा है कि कोई भी संस्था, उस चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो है वो कानून के रूप में मतलब आप कुछ काम कर पाएंगे। तो ना ही आबकारी विभाग ने कोई बैठक बुलाई, ना ही विधानसभा के अंदर, दिल्ली की जो विधानसभा उसमें कोई चर्चा हुई इस बारे में, और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि दिल्ली प्रदेश के मुखिया होते हैं उनको इस बारे में कुछ बताया गया। विदाउट मेकिंग एनी डिस्कशन, अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया जो कि मतलब वहाँ के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो शराब वाला डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग, उसके भी मंत्री थे, दोनों ने म्यूचुअली चुपचाप ये जो है पेपर साइन कर लिया। अपने मंत्रियों से साइन करवाया या नहीं, इसके बारे में भी जो है ईडी जांच कर रही है। तो ये था मसला शराब स्कैम का कि कैसे क्या हुआ था। विदाउट मेकिंग एनी डिस्कशन, चुपचाप से जो है दिल्ली सरकार का मुनाफा प्रति बोतल शराब कम कर दिया गया, और ठेकेदार का मुनाफा जो है बढ़ा दिया गया। जी, बहुत सही। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मनीष सिसोदिया के रोल के बारे में विस्तार से बताएं। जी, मनीष सिसोदिया का ऐसा है कि वो इस मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री थे, इसीलिए जो है उनके इजाज़त के बगैर कुछ होने वाला नहीं था। और ऐसा है कि अब जब मतलब ठेके बांटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला, ऊपर से इसमें और एक चीज़ ये हुई कि पहले मान लीजिए दिल्ली में 2500 ठेके थे, सरकार ने जो इशू किए थे, 2500 दुकानें जहाँ शराब बिक सकती है, लेकिन चुपचाप बगैर किसी को बताए यहाँ पे ठेकों की संख्या भी कर दी गई ज़्यादा। यहाँ पे जहाँ 2500 ठेके थे वहाँ 4000 ठेके दिल्ली सरकार ने कर दिए। तो ज़्यादा लोग अब शराब बेच पा रहे हैं, और शराब बेचने का बिजनेस तो आपको पता ही है कि मतलब सदाबहार धंधा है, दिन भर वहाँ भीड़ लगी रहती है, दुनिया भर के लोग आके शराब खरीदते चले आते हैं। तो मनीष सिसोदिया के जिम्मेदारी में था कि चुपचाप ये बिल पास करें, इसको नई शराब नीति लागू करें, और जो है नए शराब के ठेके खुल जाएं, और जो ठेके मिलें वो आम आदमी पार्टी के खुद के नेता चूज करें कि हमें ठेके देना किसको है। तो ये सारी चीज़ें मनीष सिसोदिया जी के हाथ में थी, उन्होंने ही जो है ये सारा नेगोशिएशन किया था, इसीलिए जो है उनके ऊपर ईडी ने जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के आरोप में पकड़ा है। अभी ये जो किस्सा है ब्लैक मनी वाइट मनी, ये याद रखिए, आपको फिर कभी काम आएगा। तो तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता इस मैटर में कैसे उलझी? क्या है पूरी कड़ी? हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, तेलंगाना में जो अभी चल रहा है पार्टी जो है BRS, भारत राष्ट्रीय समिति, ये जो है पहले TRS हुआ करती थी। मुख्यमंत्री है इनके KCR साहब, के चंद्रशेखर राव। इनका जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से काम चल रहा है। ये खुद मुख्यमंत्री हैं, इनके जो है बेटे KTR साहब, ये जो है पूरा पार्टी देखेंगे, और पार्टी फंड जो है, पार्टी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, कहाँ से पैसा लाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किधर खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, ये सारी जिम्मेदारी KCR अपनी बेटी कविता के जिम्मे दिए हुए थे। क्योंकि कविता के जो हस्बैंड हैं वो एक बिजनेस टाइकून है तेलंगाना में, ITC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनकी डील है, और जो है वो बिजनेस मैटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं।
तो इसीलिए केसीआर की जो बेटी है कविता, उन्होंने देखा कि जैसे ही दिल्ली में अरे इतना इतना अच्छा मार्जिन मिल रहा है वहाँ ठेकों में, अगर शराब बेचने का ठेका हमको मिल जाए तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं वहाँ पे। इसीलिए वो जो है प्रपोजल लेकर के गई थी मनीष सिसोदिया जी के पास में। उन्होंने एक एजेंट भेजाया था कि आप जा कर के दिल्ली के लिए हमारे कुछ ठेके इंतज़ाम कर दीजिए, ठेकों की संख्या बढ़ी है वहाँ पे, हमें भी कुछ ठेके मिल जाए अगर शराब बेचने के, तो हमें भी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपना एक एजेंट जो है मनीष सिसोदिया जी के पास भेजा। अब यहाँ हुआ ये कि वो जो एजेंट है वो हाल फिलहाल में 1.5 महीने से अंदर है जेल में। उन्होंने केसीआर की बेटी का नाम बता दिया कि इस मैटर में केसीआर जी की बेटी कविता का इन्वॉल्वमेंट था। शी वॉज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट लिकर शॉप, जहाँ पे जो है शराब बेची जाएगी। शराब के ठेके इनको चाहिए, इसीलिए इन्होंने जो है 100 करोड़ रुपए, आई रिपीट 100 करोड़ रुपए का रिश्वत जो है मनीष सिसोदिया को दिया था थ्रू दिस एजेंट। और रिश्वत तो ऐसे कैश और ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं सकती, इसीलिए जो है इन्होंने ब्लैक मनी दी थी और मनीष सिसोदिया ने इसको वाइट कर दिया था। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, जो ब्लैक को वाइट किया गया है, इसी के ऊपर जो है छानबीन चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जो है इसके ऊपर केस अपना चला रहा है। तो ये है मसला जहाँ पे जो है कविता की भी एंट्री होती है। बस 2 और सवाल कौशिक जी पूछना चाहूंगी आपसे। चौथा सवाल मेरा यही है कि सिसोदिया तो अरेस्ट हो गए, अब अगर कविता अरेस्ट हो जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अभी देखिए जैसा दिल्ली में चल रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि जानबूझ के बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों को, ईडी को, सीबीआई को हमारे नेताओं के पीछे लगा रही है। हमारे नेता साफ सुथरी छवि वाले हैं, उनसे कोई घोटाला नहीं हो सकता। इनको जो है बेवजह मतलब बेकारण कोई सबूत के बगैर खाली बदनाम करने के लिए जेल लेके चले गए हैं। तो यही कार्ड जो है तेलंगाना में भी होगा। बीआरएस पार्टी के अधिकारी अभी से बोल रहे हैं कि हमारी जो केसीआर जी की लड़की है, तेलंगाना की लड़की है, उनको जो है जानबूझ के परेशान करने के लिए, केसीआर साहब को पागल बनाने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए बीजेपी जो है उनके पीछे ईडी को लगाई रखी है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कविता के खिलाफ। और जो है कविता एकदम जो है इस मामले में वो मतलब बेकसूर है। इनके ऊपर जो है जानबूझ के बीजेपी ने ऐसा एक्शन प्लान किया है। देखिए एक और आपको ऐसी थ्योरी बताता हूं जो कि तेलंगाना में चल रही है। केसीआर के 2 संतान हैं, एक है केटीआर और एक है कविता। यहाँ पे अब केसीआर एक ऐसे स्टेटस में आ गए हैं, अभी राजनीति के ऐसे पड़ाव में है जहाँ उनको चूज करना है, या तो कविता या तो केटीआर, इन दोनों में से किसी को आगे बढ़ाना है। कोई जो है मुख्यमंत्री का आगे पद देखे तो कोई पार्टी का कमांड संभाले। तो ऐसे में जो है कंपटीशन भाई बहन में बढ़ गया है और केसीआर थोड़ा सा केटीआर के तरफ ज़्यादा अपना लगाव रखते हैं। उनको जो है एमएलए की टिकट दे दी, उन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी जीत लिया, आज मंत्री भी हैं। जबकि जो है पहले कविता का देखा जाए तो वो पहले जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी निज़ामाबाद से, फिर वो इलेक्शन हार गई। हारने के बाद में जो है उनको ज़बरदस्ती विधान परिषद में यानी एमएलसी के रूप में भेज दिया गया। कविता का जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो डाउन होता दिख रहा है। ऐसे में केसीआर जो है केटीआर को थोड़ा सा मतलब फेवर करते हुए दिखाई दे रहा है। और जहाँ रिस्की जॉब दिखा वहाँ उन्होंने केसीआर ने जो है चाहे तो प्रॉफिट कमाने केटीआर को भी भेज सकते थे, लेकिन कविता को भेजा ताकि आगे चल के कविता अगर किसी चीज़ में उलझ भी जाए तो केटीआर का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है आगे चल कर के जो है कविता को साइड में बैठा दिया जाएगा और केटीआर विल रन द पार्टी। तो ये एक हो सकता है, एक सिचुएशन बन सकता है। यहाँ कविता के सपोर्टर्स का भी ऐसा मानना है कि अगर कविता को कुछ हो गया
तो पार्टी का जो है बीआरएस पार्टी का जो है फंडिंग वो बहुत डाउन हो जाएगा और आगे चल के इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते केसीआर को जो है अपने पद से रिज़ाइन देना पड़ेगा। रिज़ाइन देने के बाद में वो अपने बेटी के लिए बैटिंग करते हुए दिखेंगे टीवी पर कि मेरी लड़की को जानबूझ के फंसाया गया है, मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा, बीजेपी को हरा दूंगा, कांग्रेस को हरा दूंगा, विपक्ष को एक कर दूंगा। लेकिन होगा ये कि वो खुद बीजेपी मतलब सीएम के पद से इस्तीफा देके या तो अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए सीएम बनाएंगे या तो फिर असेंबली डिसॉल्व करके फिर से इलेक्शन करवाएंगे। प्री इलेक्शन नवंबर की जगह पहले ही इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक सीन देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है, सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगा के अपना काम चला रही है, सिसोदिया को जो है साइडलाइन करके उन लोग जो है अपना काम तो कर ही रहे हैं, बस उनका ये है कि सिसोदिया का नाम लेके दिन भर बीजेपी को कोस रहे हैं और वही काम जो है आगे चल के बीआरएस पार्टी भी करेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आखिर इतने दिनों बाद ये सबके नाम बाहर क्यों आ रहे हैं, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप? जी, अभी ये चीज़ तो हर कोई पूछ रहा है, अभी ही ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले। लेकिन देखिए, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में कोई इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे सिमिलरली लालू जी पे भी एक केस चल रहा है, बहुत पुराना केस है वो भी अंदर है, लेकिन बिहार में भी कोई चुनाव नहीं है। तेलंगाना में है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कविता को जो है जानबूझ के परेशान करके इसीलिए रखा गया है ताकि जो है बीजेपी इसका एडवांटेज इलेक्शन में ले सके। जी, एक हद तक सही भी बात है, लेकिन आप राजनीतिक एस्पेक्ट को छोड़ दीजिएगा। अगर ईडी के सीबीआई के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग आज पकड़े गए हैं। इन लोगों के जो बेनामी एजेंट थे ये बहुत पहले पकड़े गए हैं, कोई 6 महीने पहले, कोई 1.5 महीने पहले पकड़ा गया है। सबसे इंटरोगेशन यानी पूछताछ जारी है और सब एक दूसरे का नाम इसमें लिए जा रहे हैं। तो अभी इन लोगों के नाम उछल के सामने आ रहे हैं, जिसके वजह से जो है मतलब इनको जो है मतलब पूछताछ के लिए अभी बुलाया जा रहा है। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो बीजेपी बहुत उम्दा खेल रही है। बीजेपी पूरी तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को तोड़ने में। हाँ, उसी तरह लेकिन अपोजिशन भी अभी जो है ये एक चीज़ को लेके सर पकड़ के बैठा है कि अभी ही क्यों ये सब, ये अगर अभी कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है पहले से ही बेनामी एजेंट्स पकड़े गए थे, उन लोगों ने मुंह खोला, इसलिए अभी इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सीक्वेंस है। तो दोस्तों, ढेर सारी सनसनीखेज खुलासे करने और इतने पेचीदा मामले को आसान शब्दों में समझाने के लिए कौशिक जी का हम बहुत धन्यवाद या कह लीजिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए सनसनीखेज खबरों के साथ, और बातें तो होंगी ही एक्सपर्ट के साथ। तो अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करें। मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा।